दोस्तों नमस्कार। सुबह 4:35 तक बातचीत चलती रही। 4:50 पे यह निर्णय ले लिया गया, समझौता संभव नहीं है। यानी 21 घंटे की मशक्कत बेनतीजा, दोनों के हाथ खाली। या फिर इस दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से जो निर्देश थे, उन निर्देश के तहत जो दो बड़े मुद्दे थे, उन मुद्दों पर ईरान ने झुकने से मना कर दिया। इस बातचीत के दौर में 5 बड़े मुद्दे ईरान अपनी तरफ से उठाता रहा। उसे भरोसा चाहिए था, भरोसा नहीं मिला। नाउम्मीदी अमेरिका के हिस्से में आई। वो ये मानकर चल रहा था युद्ध तो वो जीत चुका है, लेकिन जिन दो मुद्दों पर सहमति ईरान की चाहिए, उन मुद्दों पर सहमति देने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यह जेडी वेंस मानकर चल रहे थे। लेकिन यह बातचीत किस स्थिति में थी, जरा इसको एक क्षण के लिए सिर्फ इस नजरिए से समझ लीजिए। एक ऐसी बातचीत जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। उस बातचीत को लेकर कोई साझा स्टेटमेंट दोनों तरफ से जारी नहीं हुआ। यानी यह कहा जा सकता है कि जो बातचीत थी वो बंद कमरों में, आंखों के जरिए, इशारों के जरिए या फिर लिखित तौर पर, या संवाद जो पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को बताया जा रहा था और वो एक दूसरे को बतला रहे थे, सब कुछ उन्हीं के बीच गुम हो गया। गुम इसलिए हो गया क्योंकि किसी भी ने भी एक तस्वीर, या पूरी दुनिया ने एक भी तस्वीर यह नहीं देखी कि एक तरफ अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल यानी जेडी वेंस की अगुवाई में, और दूसरी तरफ ईरान का प्रतिनिधिमंडल जो कि गलिफाफ है, उनकी अगुवाई में बैठा हुआ है। दोनों की कोई साझा तस्वीर भी जारी नहीं हुई, क्योंकि युद्ध के बीच में यह एक ऐसी बातचीत थी जिसमें लगातार दोनों अपने नेताओं से, अपने प्रतिनिधियों से जो देश के भीतर मौजूद थे, वो चाहे अमेरिका के भीतर हो या ईरान के भीतर हो, संवाद लगातार बन रहा था। आपसी संवाद के जरिए जो लकीरें खींचनी थी वो खींच नहीं पा रही थी। एक दो बार नहीं, दर्जनों बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से जेडी वेंस ने बातचीत की। उन तमाम लोगों से बातचीत की जो पेंटागन के अधिकारी हो या सीआईए के अधिकारी हो, सभी से बातचीत होती रही। और दूसरी तरफ खलीफाफ हो या अगराची हो जो कि विदेश मंत्री है ईरान के, वह भी अपने तौर पर तमाम जानकारी उस पूरी यूनिट के जरिए तेहरान तक पहुंचाते रहे कि स्थिति क्या है। उसके बाद जो बात सामने आई उसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान के अधिकारियों से कहा कि बस घंटे भर के भीतर वह वाशिंगटन रवाना हो जाएंगे। तब यह तय किया गया कि जाने से पहले अपनी बात को रखना चाहिए, और आनन फानन में तुरंत इसकी व्यवस्था की गई कि घंटे भर के भीतर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, 2 सवाल लिए जाएं और अपनी तरफ से जेडी वेंस को जो कहना है वो कहकर उसके बाद वाशिंगटन के लिए रवाना हो जाएं। 1.5 घंटे का वक्त लगा। तकरीबन 6:30 बजे उस मंच को सजाया गया जहां पर जेडी वेंस को अपनी बात रखनी थी। इससे हटकर ईरान के प्रतिनिधियों की तरफ से कोई इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि वह भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखना चाहते हैं। उन्हें मालूम था कि दरअसल अमेरिका जिन बातों को रखेगा उससे खुलकर यह बात सामने आ जाएगी कि आखिर ईरान क्यों नहीं झुका। 6:55 पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और 7 से 9 मिनट के भीतर यह खत्म हो गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले तौर पर जेडी वेंस ने कहा, बुरी खबर है, 21 घंटे की बातचीत के बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकला है। खबर बुरी है। Well, good morning, everybody. 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms.
जेडी वेंस ने जैसे ही यह जानकारी दी कि 21 घंटे की बातचीत बेनतीजा, हाथ खाली, वो वापस वाशिंगटन लौट रहे हैं, तब यह सवाल खड़ा हुआ कि वो कौन से मुद्दे थे जिस वजह से ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति की गाइडलाइन के हिसाब से जिन दो मुद्दों को अमेरिका बार बार उठा रहा था, क्या वाकई उस पर ईरान झुक सकता था। यह सवाल इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि होर्मुज़ रूट तो शुरू से ही गले की फांस बन चुका था। नया सवाल यह था कि अमेरिका बार बार यह कहता रहा कि ईरान यूरेनियम उत्सर्जन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट कर पाने की स्थिति में नहीं है, हमने पूरे तरीके से उसे तबाह कर दिया है। बावजूद इसके जो दूसरा मुद्दा यूरेनियम पर आकर टिक गया, उसने पहली बार दुनिया के सामने एक नया सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ईरान परमाणु हथियारों की दिशा में बढ़ रहा है, वो बढ़ सकता है, वो हथियार बना सकता है। क्योंकि जेडी वेंस इस बात को कहने से चूके नहीं कि जिन दो मुद्दों को लेकर वो अपनी शर्तों के साथ ईरान से सहमति चाहते थे, ईरान ने उससे इनकार कर दिया और इस बीच वो लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ संपर्क में भी थे। जेडी वेंस ने खुले तौर पर यह माना कि दरअसल ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह तो कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भविष्य में ईरान के परमाणु हथियार विकसित न करने के लिए मजबूत और बुनियादी राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। और फिर उन्होंने यह भी कहा कि हमें अभी तक ऐसी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई दी और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वह प्रतिबद्धता दिखाई देगी। वो प्रतिबद्धता का मतलब यह है कि दरअसल यूरेनियम संवर्धन की परिस्थिति में ईरान खड़ा है और वेंस इस बात को साफ तौर पर मान रहे हैं कि परमाणु हथियार वो बना सकता है। क्योंकि वेंस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि सीधी बात यह है कि हमें ईरान से साफ और ठोस प्रतिबद्धता चाहिए कि वह ना तो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेगा और ना ही ऐसे साधन जुटाएगा जिससे वो जल्दी परमाणु हथियार बना सके। यानी खुले तौर पर होर्मुज़ रूट के साथ परमाणु हथियारों का जो जिक्र अमेरिकी पार्लियामेंट के भीतर या कहें अमेरिकी कांग्रेस के भीतर, और जो बात ट्रंप लगातार ईरान के तमाम परमाणु संयंत्रों को तबाह होने का जिक्र पिछले बरस से कर रहे हैं, दरअसल वो पूरी की पूरी परिस्थिति उलट है। और शायद यही वो वजह रही जहां पर ईरान ने अपने तौर पर जिन मुद्दों को उठाया उसमें परमाणु हथियारों का जिक्र नहीं था। उसने बहुत साफ तौर पर कहा परमाणु मुद्दा आपके लिए हो सकता है, लेकिन जरा यह समझने की कोशिश कीजिए कि हम किन परिस्थितियों में बीते 50 वर्षों से अटके हुए हैं। उसके लिए रास्ता आपको बनाना होगा। जंग से नुकसान जो हुआ है उसका मुआवजा देना पड़ेगा, जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उसको हटाना पड़ेगा, इस क्षेत्र में कोई युद्ध ना हो इसकी गारंटी लेनी पड़ेगी, होर्मुज़ स्ट्रेट पर हमारा नियंत्रण बरकरार रहेगा, और जो परमाणु मुद्दा है हम तो शुरू से कह चुके हैं कि हम हथियार नहीं बनाएंगे बल्कि इसका उपयोग अपने सिविलियन एस्पेक्ट में करेंगे जो दुनिया का हर देश करता है। और हम खुद भी IAEA के मेंबरान हैं, यानी यूनाइटेड नेशन के नियम कायदों के तहत चलते हैं। लेकिन अमेरिका दूसरी तरफ से या कहीं जेडी वेंस जिन बातों का जिक्र जिस लिहाज से करते चले गए उसका खुला जिक्र उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर दिया। But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. जेडी वेंस ने खुले तौर पर बतलाया कि बातचीत जब चल रही थी तो दर्जनों बार राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी टेलीफोन पर बातचीत हो रही थी, एडमिरल कूपर से बातचीत हो रही थी, रक्षा मंत्री पीट हेक्सेट से बातचीत हो रही थी, मार्को रूबियो से बातचीत हो रही थी, स्कॉट बेसेंट से बातचीत हो रही थी। यानी पूरा अमेरिका इस वक्त इस बातचीत से जुड़ा हुआ था। और दूसरी तरफ ईरान का कहना था कि जिस भावना के साथ वह सीजफायर के दौर में बातचीत की टेबल तक पहुंचे हैं उसमें उनके अपने अस्तित्व का सवाल है,
उनके भविष्य का सवाल है और जिन मुद्दों पर वो अमेरिका से सहमति चाहते हैं उसमें आने वाले वक्त में किसी भी तरीके का कोई युद्ध और उस युद्ध से जुड़ी हुई परिस्थितियां, उन परिस्थितियों से जुड़ा हुआ ईरान की अर्थव्यवस्था और उस अर्थव्यवस्था के दायरे में होर्मुज रूट और उसकी अपनी ताकत, अपनी संप्रभुता, अपनी स्वतंत्रता मायने रखती है। शायद यही वो सवाल थे जिन सवालों को लेकर अमेरिका के सामने मुश्किल यह थी कि इजराइल आमने सामने इस वक्त ईरान के खड़ा है। क्षेत्रीय ताकत के तौर पर अगर सहमति इन मुद्दों पर जता दी जाए तो इजराइल कहीं का नहीं रहेगा और एक झटके में ईरान एक क्षेत्रीय ताकत बन चुका होगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि इस दौर में लगातार जो चीन के जरिए मदद का जिक्र और हथियारों का जिक्र हो रहा था, यह बात भी अमेरिकी राष्ट्रपति तक पहुंच रही थी और चूंकि दर्जनों बार संवाद जेडी वेंस का बन रहा था, तो ऐसे में जब अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुले तौर पर कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है समझौता हो या ना हो, और जो फ्रीज की गई संपत्ति है उसको भी हम देखेंगे। लेकिन इन परिस्थिति के बीच उन्होंने यह भी कहा, युद्ध तो हम जीत चुके हैं। तो सवाल यह सबसे बड़ा था कि जब सब कुछ अमेरिका के पास है तो फिर वह एक लंबी उड़ान के साथ वाशिंगटन से इस्लामाबाद क्यों पहुंचा, और इस्लामाबाद में 21 घंटे की मशक्कत के बाद भी उसके हाथ खाली हैं, निराशा है, बुरी खबर है। खुद जेडी वेंस जिक्र करके चले गए। अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे थे उधर अमेरिका में? Very deep negotiations with Iran. We win regardless. And the reason is because we've won. Whether you listen to the fake news or not, you know, it's amazing. Their credibility is down to 13%. The media credibility down to 13%. Think of it. We defeated their Navy. We defeated their Air Force. We defeated their anti-aircraft. We defeated their radar. We defeated their leaders. Their leaders are all dead. And now all we do is we'll open up the strait even though we don't use it because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is, but we were not helped by NATO, that I can tell you. ये वाकई महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जिस वक्त अमेरिका में पत्रकारों के सवालों का जवाब ये कहकर दे रहे थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उस वक्त पाकिस्तान में आधी रात के बाद का वक्त था। यानी एक लिहाज से बातचीत उस आखिरी मुहाने पर पहुंच चुकी थी जहां पे हाथ खाली रहेंगे, बेनतीजा रहेंगे या फिर कुछ समाधान निकलेगा, और समाधान नहीं निकला। चंद मिनटों के भीतर सब कुछ बहुत तेजी के साथ हुआ, जिसका जिक्र हमने कहा 4:50 पर सहमति बन गई कि सहमति नहीं बनेगी, और उसके बाद घंटे भर के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस और चंद मिनटों के बाद ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति रवाना हो गए, अपनी उस टीम के आसरे एयरफोर्स 1 की दिशा में बढ़ गए। और उनके रवाना होते ही यह सवाल तेहरान से लेकर वाशिंगटन तक और इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक यह बड़ा हो गया कि जो पहल हुई उस पहल के बाद अब क्या होगा, क्योंकि इन सब के बीच चीन द्वारा दिए गए हथियारों को लेकर सीआईए ने जो इंडिकेशन दिए, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को भी धमकी देने से कोई कोताही नहीं बरती और उन्होंने कहा कि चीन को इसके बुरे नतीजे भुगतने होंगे। यह वाकई महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले महीने की पहले हफ्ते में शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होनी है, और युद्ध की संभावना आशंका के बीच बेनतीजा रही बातचीत ने एक नया इंडिकेशन यह कहकर दे दिया कि अगर लेबनान के साथ भी इजराइल की बातचीत नहीं होती है तो अब इजराइल की भूमिका क्या होगी। बेंजामिन नेतान्याहू की तरफ से यह संकेत खुले तौर पर आए कि दरअसल युद्ध बीच में छोड़ा नहीं जाता है और रास्ता ना निकले तो रास्ता निकालने तक युद्ध लड़ा जाता है। यह मैसेज अपने आप में काफी कुछ कहता जरूर है,
लेकिन सवाल दोबारा तेहरान की दिशा में चला गया और होर्मुज रूट पर जो नियंत्रण इस वक्त रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का है, उन्होंने अपने नियंत्रण को और बढ़ा लिया। जिस बात का जिक्र अमेरिका कर रहा था कि वहां से विस्फोटक जो जमीन के नीचे है, समुद्र तल में है, उसको हम हटाएंगे, उस दिशा में भी वह कदम बढ़ा नहीं पाया। अब सवाल दो है। पहला सवाल, क्या वापस युद्ध की परिस्थितियां एक झटके में शुरू हो जाएंगी? दूसरा, कुछ इंतजार होगा और अपनी स्ट्रेटजी के साथ अमेरिका अब आगे बढ़ेगा, या फिर अपनी रक्षा के लिए जिस बात का जिक्र अभी तक ईरान करते रहा, उसी दिशा में यह युद्ध जाएगा? तीन सवाल अधूरे रह गए। खाड़ी देशों की सहमति असहमति इसके बाद क्या होगी? नाटो कंट्रीज इसके बाद अमेरिका को लेकर साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे? और दुनिया के सामने जो एनर्जी का संकट है, अब वो गहराएगा या फिर उससे दुनिया उबरने पाएगी, इसके लिए कोई रास्ता निकलेगा? लेकिन जाते जाते एक बात जेडी वेंस कह ही गए। दरअसल किसी भी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यह अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए खराब खबर है, बुरी खबर है। हम बिना किसी समझौते के वापस जा रहे हैं। उन्होंने हमारी शर्तें स्वीकार नहीं की। ये खबर हमसे ज्यादा ईरान के लिए बुरी है। इस मैसेज के साथ, या कहीं इस धमकी और चुनौती के साथ, अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने वाशिंगटन के लिए उड़ान भरी और संयम और सादगी के साथ अपनी भावनाओं को समेटे हुए ईरान के प्रतिनिधि भी तेहरान की दिशा में बढ़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।